Assalamu alaikum. Welcome to our fifth lecture on ABC FSA writing. Today we shall discuss how to make the main body or main expansion of your essay paper in this lecture. So let's move ahead. Before going on to making the expansion of essay paper, I want that I should recap all the previous lectures in a very short time. In lecture 1, we saw that what to include in the essay and how to select an essay topic and how to find the keywords in an essay. Okay, it was discussed in lecture 1 in full details. In lecture 2, we discussed how to brainstorm the things in your essay and what is the structure of an essay. In lecture 3, we saw how to write an outline with example, and in lecture 4 we saw how to write an introduction of both styles, direct and indirect, and also with examples. In this lecture we shall talk about main body and expansion of your essay. This is very important aspect of your essay. How to write main body of essay. आफ्टर कंक्लूजन ऑफ आउटलाइन जो कि हमने देखी है लेक्चर नंबर 3 में, आपने अपने पेपर में आगे हेडिंग देनी है आगे विद मार्कर एसे. ये जो आपको कोट अनकोट नज़र आ रहा है ये नहीं होगा. सिंपल आउटलाइन की कंक्लूजन के बाद आपने एसे लिखना है और उसके बाद आपने कोई चीज़ अपने एसे में मार्कर के साथ नहीं लिखनी है, बल्कि सारा का सारा काम आपने पेन या पॉइंटर जिससे भी आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं उससे करना है, जो ब्लू इंक में होना चाहिए. ओके, और हेडिंग आपने बिल्कुल भी नहीं देनी. देर विल बी नो हेडिंग इन होल ऑफ योर ऐसे. ऐसे वर्ड लिखने के बाद आखिरी लफ्ज़ तक, आखिरी वर्ड तक आपने कोई भी हेडिंग, ये सबसे बड़ा क्राइम है कि अगर आप ऐसे में इफ़ यू आर यूजिंग हेडिंग्स, ठीक है, ये बच्चों वाला काम है, ये स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें चलते हैं. लेकिन ऐसे राइटिंग, ऐसे जो है ना, इट्स में कोई भी हेडिंग नहीं होती. ये बात अपने काइंडली अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि आपने हेडिंग्स नहीं देनी है. लोग इस तरह करते हैं कि आउटलाइन जो बनाई होती है उसमें से हेडिंग जो है वो हेडिंग दे देकर उस पॉइंट को फिर वो एक्सपेंड करते रहते हैं. ये गलत है, ये बिल्कुल भी नहीं करना आपने. ओके, तो इंट्रोडक्शन ये हमने लेक्चर 3 में, लेक्चर 4 में सॉरी, वो डिटेल में देखा कि ये कितना होना चाहिए. तो 2 पेजेस तो कम से कम होने चाहिए. कैसे लिखना है ये वी हैव डिस्कस्ड इन वेरी मच डिटेल. इसके बाद शुरू होती है जी मेन बॉडी. ठीक है, मेन बॉडी स्टेप वाइज एक्सपेंशन ऑफ आउटलाइन करनी है. आपने अपनी आउटलाइन को सामने रखना है, ठीक है, और उसमें जो सबसे पहले जो आपकी हेडिंग होनी है आपने उसको उसी आर्डर के अंदर आप कोशिश करें कि पॉइंट वाइज हर पॉइंट को आप एक्सपेंड करते जाएंगे. और एक पॉइंट लेंगे, उसको आप यू विल एक्सपेंड इट, राइट समथिंग एंड जस्टिफाई इट, एंड और उसको अपने ऐसे के साथ लिंक करना है और फिर आपने इसको क्लोज कर देना है. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेना है नए पैराग्राफ से और फिर उसके ऊपर लिखना है, उसको कोई आर्गूमेंट देना है, अपने ऐसे के साथ लिंक करना है, फिर उसको उधर ही क्लोज बैक करके नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट पॉइंट पे चले जाना है. सो अगर आप, बहुत ही अच्छा होगा, इट्स विल बी वेरी फाइन इफ़ यू मेंटेन एंड कीप द ऑर्डर ऑफ योर आउटलाइन इन द मेन बॉडी. ये बहुत ही अच्छा ऐसे बनेगा आपका. तो आपने ऑर्डर को स्पेशल जो है वो उसको जहन में रखना है कि अपने, इससे आपके एग्जामिनर को आइडिया होगा कि आपका ऐसे किधर है, ये दरमियान का पोर्शन ऐसे का, ये लास्ट वाला है, ये कौन सा पॉइंट है. तो आपने ऑर्डर को मेंटेन करना है. तो टाइम मैनेजमेंट ये बहुत ही जो है वो ज़रूरी एस्पेक्ट है ऑफ द ऐसे पेपर. अब ये ना हो कि आप 1 घंटा जो है वो ज़ाया कर बैठे हैं अपनी आउटलाइन की ब्रेनस्टॉर्मिंग और टॉपिक सिलेक्शन में, और उसके बाद आपने फिर आउटलाइन बनाई. ये ना हो कि आउटलाइन बनाते बनाते आप 1 घंटा गुजार दें. ये होता है, इट प्रैक्टिकली इट हैपन्स कि स्टूडेंट्स जो हैं वो व्हाट दे डू, they spend a lot of time in selection of topic and then debunking it and then making a rough outline at the last
पेज ऑफ द पेपर, तो उसके ऊपर प्लीज़ अपना टाइम बहुत ज़्यादा ना कीजिए। देखिए अगर आप 1 घंटा वो अपनी जो है वो आउटलाइन, रफ़ आउटलाइन और नीट आउटलाइन बनाते बनाते लगा देंगे, तो आपके पास 2 घंटे बचेंगे। 2 घंटे में आप जो है वो 2500 वर्ड्स नहीं लिख सकते। 2500 वर्ड्स तो खैर ज़रूरी नहीं कि आप 2500 वर्ड्स ही लिखेंगे तो आप ऐसे में पास होंगे। इवन इफ़ यू राइट लाइक 1500 to 1800 वर्ड्स, और अगर आपने अच्छा ऐसे अटैम्प्ट किया है, कोहेरेंट है, तो वो आपको पासिंग मार्क्स ज़रूर दे के जाएगा। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी हमारे आउटलाइन में 7 हेडिंग्स हैं, तो आपने क्या करना है कि फिर ऐसे अपने टाइम को देख के चलना है कि अगर आपके पास इतना टाइम है कि आप 14 पेजेस लिख सकते हैं, तो फिर आप 2 पेजेस जो है वो हर हेडिंग को दें। ठीक है, तो इस तरह फिर आपके 14 पेज भी पूरे हो जाएंगे। तो खैर अब ये भी नहीं हो सकता कि आप हर पॉइंट के ऊपर इतना उसको एक्सप्लोर कर लें, इतना एक्सपेंड कर लें कि हर हेडिंग के हर पॉइंट के ऊपर आप जो है हर हेडिंग को 2 पेजेस दे रही है। ये मुश्किल चीज़ है, क्योंकि बाज़ हेडिंग्स और बाज़ जो पॉइंट्स होंगे आपके ऐसे में, उसमें आपको बहुत कॉन्फिडेंस होगा और बहुत देर विल बी लॉट ऑफ पॉइंट्स ऑन विच यू डोंट हैव दैट मच नॉलेज। तो उसका क्या करना है ये मैं आगे डिस्कस करते हैं कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना है। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल टाइम मैनेजमेंट का बहुत ख्याल कीजिए। आप लोगों ने ये नहीं करना कि 1-1.5 घंटे तक तो सिर्फ आप आउटलाइन बनाते रहे और उसके बाद ऐसे शुरू किया, तो इट मीन्स कि यू आर प्रैक्टिकली नॉक्ड आउट ऑफ योर पेपर। तो ये ख्याल रखना है। तो जितनी आपकी आपने हेडिंग्स गिन लेनी है, काउंट करेंगे आपने कितनी, आपकी कंक्लूजन तक कितनी है। ठीक है, तो कंक्लूजन से पहले जितनी भी हेडिंग्स हैं, फॉर एग्जांपल 6 हैं, 5 हैं, 10 हैं, तो उसको आपने डिवाइड कर लेना कि मेरे पास इतना टाइम है, इतना नॉलेज है, तो मैं इतना इतना लिख लूँगा। तो उस हिसाब से फिर आपने उस हेडिंग को, हर हेडिंग को देना। तो कोशिश कीजिए कि हर हेडिंग को इक्वली ही आप डिस्कस करें। ये नहीं होना चाहिए कि जो टॉपिक बहुत अच्छा आता है वो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर लिख दिया और बाकी सारी की सारी आउटलाइन ऐसी पड़ी हुई है और आखिर में बस हर पॉइंट का एक लाइन लिख के तो ऐसे ख़त्म किया। ये भी ठीक नहीं है। ठीक है, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। बैलेंस ऑफ प्रोपोर्शन, ठीक है, डोंट मेक वन आर्गूमेंट टू लेंथी। होता ऐसे है कि फॉर एग्जांपल ऐसे आ गया काजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान। तो हुआ ये है कि कोई स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, वो CSS अटैम्प्ट कर रहा है, तो व्हाट हैपन्स के काजेज ऑफ एनर्जी क्राइसिस, तो मतलब ही विल हैव अ वेरी, ही और शी विल हैव अ वेरी गुड कमांड ओवर दैट। तो वो काजेज़ के ऊपर, क्योंकि उनको पता होता है, आइडिया होता है कि डैम्स हैं, कोई सिविल इंजीनियर है, तो कौन कौन से डैम्स बन रहे हैं, कौन कौन से डैम्स बन चुके हैं, कौन सा डैम कितने मेगावाट बिजली दे रहा है, कौन सा डैम बनने के बाद कितने वाट देगा। तो ये चीज़ें उनको पता होता है। वो उसकी डिटेल में इतने चले जाएंगे कि वो जो है वो पेपर का आखिरी आधा घंटा रह जाएगा और पता चलेगा कि आपने काजेज़ एंड कॉन्सिक्वेंस दोनों डिस्कस करने थे। तो पता ये चला कि काजेज़ के ऊपर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 10 पेज या 12 पेज लिख दिए और कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर आपने सिर्फ 2 पेज लिखे। तो एग्जामिनर को ये मालूम हो जाएगा कि आपके पास कॉन्सिक्वेंसेस के पोर्शन के लिए डेटा या मटेरियल या आर्गूमेंट्स कम थे और जो दूसरा था हेडिंग, उसके लिए काजेज़ के लिए आपके पास ज़्यादा थे। तो ये आपका डिसप्रोपोर्शनेट ऐसे बन जाएगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ठीक है, आपकी CSS के लिए ये चीज़ ठीक नहीं है। तो आपने बैलेंस ऑफ प्रोपोर्शन को बहुत मद्देनज़र रखना है। यू हैव टू कीप अ गुड बैलेंस कि आप हर पॉइंट को इक्वली नरेट एंड एक्सप्लोरेट इलोंगेट करें और अननेसेसरी जो है वो डिटेल्स मत दें। अगर आपको एक एक पॉइंट के ऊपर बहुत अच्छा आता है या आपके वो बैकग्राउंड नॉलेज या अपनी सब्जेक्ट का कोई पॉइंट आ गया, तो आप उसको इतना ना लिखें कि बाकी पॉइंट्स के लिए जगह और टाइम ना बचे। तो उसमें आपने अपने जज्बात को काबू में रखना होता है। ये है कि स्टूडेंट्स को जब मिलता है, मैं ख़ुद भी इस चीज़ से गुज़रा कि आपको जो चीज़ अच्छी आती होती है आप उसके ऊपर इतना ओवरराइड कर लेते हैं, इतना लिख देते हैं कि आप ख़ुद अपने आप को एग्जॉस्ट भी कर लेते हैं, थका भी लेते हैं और ऐसे के पेपर में आपके लिए टाइम कम बचता है बाद में और आपका पेपर जो है एट द एंड ऑफ द डे यू एंड विद अ वेरी इम्बैलेंस्ड काइंड ऑफ ऐसे जो आपको कहीं भी नहीं लेके जाता। ठीक है, तो ट्रिमिंग टेक्निक भी इस्तेमाल की जा सकती है। अगर आप देख रहे हैं कि आपके पास अभी बहुत सारे पॉइंट्स पड़े हैं,
डिस्कस करने वाले, लेकिन आपके पास आर्गूमेंट्स नहीं हैं वो कि आप वो कर सकें, तो आपने तो अगर आप ये देखते हैं कि आपके पास टाइम कम है और बहुत सारे पॉइंट्स आपकी आउटलाइन में रहते हैं जो भी आपने एक्सपेंड नहीं किए, तो आपने फिर क्या करना है, कट शार्ट करना है, ट्रिमिंग टेक्निक यूज़ करनी है कि बहुत कम, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर 3 हेडिंग्स आपकी या 3 सब हेडिंग्स रहती हैं, तो आप उनको एक एक पैराग्राफ दें, दो से 3 लाइनों का एक एक पैराग्राफ रखें और उसको आगे चलाएं अपने ऐसे को। लेकिन ये भी ठीक नहीं है, इसका मतलब है कि आपने टाइम कहीं ज़ाया कर दिया है पहले, तो ये भी, और इससे होता ही है कि आपके हाथ पाँव फिर खुद भी फूल जाते हैं। तो जब हाथ पाँव फूल जाते हैं तो जो जो एक माइंड में स्केच बना होता है ऐसे का, वो भी ख़राब होता है। तो ये इससे काइंडली अवॉइड करें। तो यही बात कि पॉइंट ऑफ लेस कॉन्फिडेंस अगर आ जाए, फॉर एग्जांपल एक ऐसे है, उसमें ज़रूरी नहीं कि आपकी अगर आउटलाइन के अंदर बहुत सारे यानी ऐसे टॉपिक के अंदर ऐसी चीज़ों को छेड़ना या उनको टच करना लाजमी है, तो उसे आप ये ना करें कि बिल्कुल उसको लिखें ही ना। तो वो आपके पॉइंट्स ऑफ लेस कॉन्फिडेंस होंगे। फॉर एग्जांपल मुझे एक काजेज़ एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनर्जी क्राइसिस को ही हम ले लें, तो मुझे पता है कि मुझे कॉन्सिक्वेंसेस का इतना नहीं पता, तो मैं वो मेरे लिए लेस कॉन्फिडेंस के पॉइंट्स होंगे अपने ऐसे में। तो मैं उसमें सुपरफिशियल भी रहूँगा, उसे मतलब डोंट ओपन दीज लाइन्स एट लेंथ एंड रिमेन एज शॉर्ट एज पॉसिबल, लेकिन इतना भी शॉर्ट ना हो कि ऐसे कि जो हेल्थ है, जो बॉडी है, उसका प्रोपोर्शन डिस्टर्ब हो जाए। अगर ऐसा है तो फिर आप ऐसे आपने सही सेलेक्ट नहीं किया। ऐसा होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल 10 हेडिंग्स हैं आपकी आउटलाइन में और उसमें से 2 नहीं आ रही हैं आपको, या एक आध में, एक डेढ़ में अगर आप थोड़े से वीक हैं, तो उसमें आप कर सकते हैं ये टेक्निक, मतलब पॉइंट ऑफ लेस कॉन्फिडेंस का वो। अगर इससे भी ज़्यादा आपके 10 में से 5 पॉइंट आपको नहीं आते, ये लेस कॉन्फिडेंस किया, तो फिर सॉरी, आपने अपना ऐसे सही सिलेक्ट नहीं किया। ठीक है, तो ऐसे आपने ज़्यादा उनको खोलना नहीं है, ज़्यादा उसके अंदर आर्गूमेंट अननेसेसरी। डोंट ट्राई टू इम्प्रेस योर एग्जामिनर। वो जो भी पेपर चेक करेगा वो आपसे बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा, बहुत ज़्यादा तजर्बेकार एग्जामिनर होगा। तो आप उसको चीट नहीं कर सकते, उसको आप जो है वो आप उसको साथ मतलब खेल नहीं सकते, वो आपको निकलने नहीं देगा। दे आर वेरी क्रूअल पेपर, ओके, टू बी वेरी फ्रैंक। तो पॉइंट ऑफ मोर कॉन्फिडेंस इसके ऊपर मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो व्हाट स्टूडेंट्स डू, दे कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम ऑन स्पेंडिंग ऑन, मतलब कि वन पॉइंट, the one point on which they have grip, they will keep writing and they will fill a lot of pages for one point. तो आप इस चीज़ को please try to understand that you have to keep the proportion. For example, there are 10 headings and you are going to, you have planned to write 15 pages essay, and you should give 1.5 pages to each heading. And but what you are doing that you have um, elongated your point of more confidence, uh, like 5 to 6 pages. Then what will happen, you would have also वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम, जो कि ठीक नहीं है। इसके बाद क्या होगा कि जो बाकी जो पॉइंट्स होंगे, फॉर दैट पॉइंट्स यू विल बी लेफ्ट विद लेस टाइम, और वक्त कम हो जाएगा, और फिर आपको ज़्यादा पॉइंट्स आपको एलेबरेट या एक्सपेंड करने का वक्त नहीं मिलेगा, और फिर आपका ऐसे डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी अवॉइड करना है आपने। एक्सपेंशन करने की टेक्निक क्या है कि एक पॉइंट हमने आउटलाइन बना ली, हमने लेक्चर 3 में बड़ा देखा, फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन हमने बना लिया, वो भी हमने देखा कैसे करना है। अब हर जो आपने आउटलाइन से जो पॉइंट या हेडिंग लेनी है, उसको आपने कैसे अपने ऐसे के अंदर लिखना है। आपने इसको जस्ट लॉक और अनलॉक करना है और लॉक बैक, ये अपने वर्ड याद रखना है। मैंने एक तस्वीर भी साथ रखी है, अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको कम से कम ये लॉक एंड की तस्वीर ज़रूर याद रहेगी। दैट यूज़ दिस टेक्निक, दैट आपने आउटलाइन में से एक टॉपिक उठाना है, उसको अनलॉक करना है। ऐसे समझिए जैसे उसको ताला लगा हुआ है, दैट इज़ लॉक्ड, एंड आपने फिर इसको अनलॉक करना है। अनलॉक अ पॉइंट इन आउटलाइन थ्रू आर्गूमेंट्स, आपने आर्गूमेंट्स देने, ठीक है, एंड देन यू हैव टू लिंक इट टू योर एसे टॉपिक और योर थीसिस स्टेटमेंट। जब आप पूरी तरह से एसे के साथ लिंक कर लें, आफ्टर दैट, आफ्टर जस्टिफाइंग विद आर्गूमेंट्स, रीकन्फर्म द एसे टॉपिक एंड लॉक दैट पॉइंट अगेन। ये ऐसे ही है। आउटलाइन की मिसाल मैं ऐसे देता होता हूँ कि जैसे आपके पास अगर 10 हेडिंग्स हैं, तो समझ लें कि आपके पास 10 लॉक्ड जो है ना
लॉक्स पड़े हुए हैं जो लॉक हुए हुए हैं, जो 10 ताले हैं, आपने उनको वन बाय वन खोलना है और उनको दोबारा खोलने के बाद ऐसे के साथ उनको कंफर्म करने के बाद उनको वापस लॉक करके रख देना है। इसकी एग्जांपल बिल्कुल ये है सादा अल्फाज में। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी डेमोक्रेसी, फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान इज़ ब्राइट। तो मैंने अपनी आउटलाइन में लिखा था कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज़ अ रीज़न दैट फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान इज़ ब्राइट। सो अब मैंने इसको लिंक कैसे करना है, मैंने ये लिख देना है that future of democracy in Pakistan is bright because over a period of 1 decade or so, our judiciary has become very independent, and it has issued very strict verdicts against the executive, against the prime ministers and institutions and so that the process of democracy and the democracy itself is getting stronger and stronger. Therefore आई थिंक दैट फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान इज़ ब्राइट। तो आपने क्या किया, एक मतलब इंडिपेंडेंट जुडिशरी के टॉपिक को, के पॉइंट को आपने अनलॉक किया और बताया कि क्योंकि अब तो बहुत हमारी तगड़ी हो गई है हमारी अदलिया, और बहुत अच्छे फैसले दे रही है, बहुत सख्त फैसले कर रही है, और इससे क्या होगा कि डेमोक्रेसी बेस स्ट्रांग होगी, ये बहुत स्ट्रांग। तो बस आपने इसको कर दिया, ठीक है। तो अब आपके पास जितने आर्गूमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल आप दे सकते हैं कि फ़लाँ प्राइम मिनिस्टर को किया, फ़लाँ प्राइम मिनिस्टर को किया, फ़लाँ को किया, तो उसमें एक आध सफ़ा तो आपका बन जाता है इस तरह, ठीक है। फिर आपने उसको वापस भी करके रिकन्फर्म करना है। देयरफॉर मतलब कि उसको आपने जैसे कहते हैं ना, एक उसकी मोरल ऑफ द स्टोरी भी साथ लिखना है, हर पॉइंट की मोरल ऑफ द स्टोरी लिखनी है आपने कि देयरफॉर इंडिपेंडेंट जुडिशरी हैज़ डायरेक्ट रिलेशन विद डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान इज़ ब्राइट बिकॉज जुडिशरी इज़ इंडिपेंडेंट एंड सो फोर्थ। तो ये पॉइंट आपका अनलॉक हुआ और लॉक होकर आपने वो पूरा कर दिया, ये आपका काम था। इसी तरह आपने इसी पैटर्न पे तमाम पॉइंट्स को वन बाय वन अनलॉक करना है, उनको खोलना है, एक्सपेंड करना है, और आफ्टर दैट उनको पैक करके लॉक करके वापस रख देना है। आपने कंक्लूजन तक ऐसे ही चलते जाना है और हर पॉइंट के लिए एक नया पैराग्राफ यूज़ करना है। हेडिंग्स नहीं देनी, हर पैराग्राफ की हेडिंग नहीं देनी, आउटलाइन की हेडिंग्स को मार्कर के साथ अपने एसे के अंदर नहीं लिखना, बिल्कुल भी नहीं लिखना। ओके, इट्स अ वेरी स्ट्रिक्ट काइंड ऑफ वेरी हाई क्राइम इट विल बी थॉट कि अगर आप ये काम करें, इसके ऊपर टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे आपके ऊपर। तो आहिस्ता आहिस्ता आपने इसी तरह हर पॉइंट को करने के बाद मूव टूवर्ड दी कंक्लूजन ऑफ द एसे, डिस्कस ऑल द पॉइंट्स ऑफ आउटलाइन, यूज़ न्यू पैराग्राफ फॉर न्यू पॉइंट ऑफ हेडलाइन। पैराग्राफिंग ये भी एक चीज़ है कि ऐसा ना हो कि आप एक पैराग्राफ शुरू किया हो, 2-3 सफ़ों तक आप एक ही पैराग्राफ यूज़ करते गए। होता ही है कि जो लेंथी पैराग्राफ्स होते हैं वो स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं जिनकी ग्रिप और एक्सपीरियंस ऑफ राइटिंग और ओवर दी एंड कमांड ओवर इंग्लिश ग्रामर इज़ वेरी गुड। वो लंबा पैराग्राफ लेके चल सकते हैं, ठीक है। बट इफ़ यू थिंक कि आप जो है वो उसमें बिकॉज जर्निंग सेंटेंसेस लिखते हुए कहीं आप ग्रामेटिकल एरर करने का मार्जिन आपका ज़्यादा होता है। तो अगर आपको पता है हर एवरी वन इज़ बेस्ट जज ऑफ हिज और हर ओन राइटिंग टेक्निक्स, तो आप अपनी जो है वो स्ट्रेंथ पे खेलें, अपनी वीकनेस पे ना खेलें, आप अपनी स्ट्रेंथ के साथ चलें ऐसे के अंदर। मैं आप बेसिक्स को के साथ जाएं ऐसे के अंदर, मतलब कि एम्प्लॉय योर बेसिक्स इन योर ऐसे। द ऐसे पेपर डज नॉट से दैट यू शुड हैव very lengthy paragraphs and very flowery kind of English. No. They want that your basics should be right. So paragraph up one by one for each new point use new paragraph, and one paragraph should not be too lengthy and one paragraph should not be too small as compared to the previous one. ये आपने थोड़ा सा बैलेंस, वही प्रोपोर्शन वाली हेडिंग में बात हो चुकी है कि वो आपने प्रोपोर्शन रखना है, ठीक है। तो इतना लंबा पैराग्राफ को इतना ही लेंथी करें जितना आप संभाल सकें, क्योंकि आपने फिर उसको क्लोज भी करना होता है। जितने आप आर्गूमेंट से एक पॉइंट को एक्सपेंड करते हुए जितने आर्गूमेंट्स आप देंगे उनको फिर क्लोज भी करना होता है। ये ना हो कि आप अनलॉक सारी चीज़ें कर दें और बाद में आपसे फिर ना हो। ऐसा ही है जैसे एक जो है वो बिल्कुल उसकी एग्जांपल जो है ना वो ऐसे दी जा सकती है दैट you are a mechanic and the car, you are opening each and every part of the car and you don't know how to close them back, ठीक है, and pack them back। ये नहीं होना चाहिए।
तो उसके बाद कंक्लूजन इज़ मस्ट। आपने अपने ऐसे में ये बहुत ख्याल रखना है कि आप कंक्लूजन ज़रूर राइट करें। ये ना हो कि आप पेपर के हेड आउटलाइन की एक्सपेंशन और मेन बॉडी ऑफ द पेपर में इतना टाइम ज़ाया कर दें कि कंक्लूजन आने से पहले ही टाइम ओवर हो जाए और आपसे एग्ज़ामिनर जो है वो पेपर लेके चला जाए। तो वो ये तो बहुत ही बड़ा मतलब कि ऐसे पास होना बहुत मुश्किल है जिसमें आपने कंक्लूजन नहीं लिखा। सो प्लीज़ आपने इस चीज़ को, टाइम मैनेजमेंट को और प्रोपोर्शन को और अनलॉक एंड लॉक की टेक्निक को ज़रूर ध्यान में रखना है। और ये ज़रूर करना है कि इंश्योर करना है कि आपके ऐसे का कंक्लूजन लिखा हुआ होना चाहिए हर हाल में। अगर आप देखते हैं कि 10 मिनट रह गए हैं और अभी तक आप जो है ना आउटलाइन ही लिख रहे हैं, वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए। आइडियली यू शुड हैव फिनिश योर ऐसे पेपर बिफोर 20 मिनट्स ऑफ लेफ्ट और एटलीस्ट 15 मिनट्स लेफ्ट। होता तो कम है, मुश्किल है, लेकिन लोग कर लेते हैं विद प्रैक्टिस। तो अगर ऐसा है कि आपको लगता है कि बिल्कुल ही आप नहीं कर सकेंगे, तो फिर आप 10 से 15 मिनट पहले तक कंक्लूजन की हेडिंग दे के, तो कंक्लूजन लिख के उसको रैप अप कर चुकी हो पेपर छीने जाने से पहले। अगर पेपर छीना गया और आपने रैप कंक्लूड नहीं किया, तो आई एम सॉरी, यू डिड अ वेरी वेरी रॉन्ग थिंग इन योर पेपर और आपके लिए उस पेपर को पास करना मुश्किल होगा। In the next video we shall discuss how to write conclusion of an essay, and that will be the last for ABCF essay paper. इसके बाद हम फिर एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, हर ऐसे के डिफरेंट ऐसे की थीम लेके उनको वन बाय वन हम फिर एक्सप्लोर करेंगे और बाकी टॉपिक्स की तरफ जाएंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए और जो है वो वॉच एंड सब्सक्राइब।